वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम के नियम जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं और थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो आप इसमें सोच रहे होंगे कि आज इसमें ये कैट क्या कर रही है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था वो कैट से रिलेटेड था और वो बहुत पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो आइए चल के इसके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अधिगम के कौन से नियम दिए और उन्होंने लर्निंग के बारे में क्या बताया। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। जो आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी है वो आपकी नेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम और DSSB और जितने भी आपके मुझे लगता है कॉलेज के एग्ज़ाम्स में भी इम्पॉर्टेंट है और CTET और UTET में तो है ही। तो इसलिए आपको ये थ्योरी जो है ध्यान से सुननी है और ध्यान से समझनी है। बहुत इजी थ्योरी है और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आपको इसके बारे में पता चलेगा कि लर्निंग कैसे होती है। ओके, तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि पहले हमने ट्राई करा, फिर गलती करी, लेकिन उस गलती से हम सीखे। ट्रायल एंड एरर। ओके, SR थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रोपोगेट करा कि अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स है, मतलब कि रैट्स पे करे उन्होंने, चिकन्स पे करे, कैट्स पे करे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो उनका कैट वाला एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उनके टाइम पे। और थॉर्नडाइक ने अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस ली और उनको, उन एनिमल्स को उसमें डाला, जैसे कि चिकन्स, रैट्स एंड कैट्स, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और उनको फिर स्टडी करा केयरफुली। अब देखिए, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले तो आपको सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको कैसे बताऊं, अब मैं ये चीज़ बताती हूँ कि सैंपल कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, आपने कोई टॉपिक लिया अपनी रिसर्च का, आपने कुछ चीज़ ली, जैसे आपको एनिमल्स पे करना है, बच्चों पे करना है, किड्स पे करना है, एडल्ट्स पे करना है, आपको किस पे करना है पहले आप वो सोचेंगे। ठीक है, तो फिर आपने अगर वो करा तो फिर आप उनको क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि विद इंटरवेंशन और विदाउट इंटरवेंशन। तभी तो पता चलेगा कि आपकी स्टडी कितनी फुलफिलमेंट वाली है और कितनी नहीं। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बारे में हम कभी डिटेल में और बात करेंगे जिस दिन हम रिसर्च पढ़ेंगे, जो नेट के सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि रिसर्च कैसे करते हैं। तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट्स में भी होता है कि उनको डिफरेंट कंडीशंस में रखा जाता है ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सा इंटरवेंशन देना है और किस इंटरवेंशन से क्या हो रहा है। ओके, तो फिर उन्होंने क्या करा कि इवॉल्व करी अपनी जो थ्योरी है उन एक्सपेरिमेंट से, और जिससे उनको पता चला कि कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर लर्निंग उन्होंने दी। ठीक है, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो ट्रायल एंड एरर में उन्होंने क्या करा कि यूजुअली उन्होंने क्या इन्वॉल्व करा, तो उन्होंने बोला कि अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड नंबर ऑफ एरर्स, मतलब कि जितनी बार आप ट्राई करते हैं और जितनी बार आप गलतियां करते हैं बिफोर करेक्ट बिहेवियर इज लर्न, और जिससे पहले कि आपका सही बिहेवियर जो है वो लर्न हो जाता है। मोटिवेशन होना ज़रूरी है टू अचीव अ गोल। ठीक है, एक्सप्लोरेशन की आइदर रैंडम और पर्पसफुल। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि आप देखते हैं कोई चीज़, एक्सप्लोर करते हैं, या तो रैंडम होनी चाहिए या तो मतलब बाई चांस होनी चाहिए, और या तो पर्पसफुली मतलब जानबूझ के आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। और रिवॉर्ड का ऐसा होता है कि आपको रिवॉर्ड जो है आपके फॉर डिज़ायरेबल, फॉर इंक्रीजिंग द डिज़ायरेबल बिहेवियर। ठीक है, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट फॉर डिक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर। तो रिवॉर्ड किस लिए, ताकि आपका जो बिहेवियर है वो रिवॉर्ड किया जा सके और उसको मतलब इनाम दिया जा सके और उसको और आगे बढ़ाया जा सके। तो रिपीटेड परफॉर्मेंस के बीच में और करेक्ट परफॉर्मेंस के बीच में, ताकि आपका जो बिहेवियर है स्ट्रेंथन किया जाए, एसोसिएशन बिटवीन द बिहेवियर एंड इट्स आउटकम, और मतलब जो आपका आउटकम है वो निकाल के उसके बीच में जो है उसमें मजबूती बढ़ाई जा सके। ठीक है, ओके, तो थॉर्नडाइक का जो क्लासिक एक्सपेरिमेंट है उन्होंने किसके साथ करा, कैट्स के साथ करा। अब आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक कैट है जो कि एक पिंजरे में बंद है और बाहर जो है उसके लिए फिश रखी गई है। तो इसका एक्सपेरिमेंट जो है थॉर्नडाइक ने इस तरीके से करा कि कैट को उसके अंदर बंद कर दिया। जो कैट जो थी वो बहुत भूखी थी, तो और उसने क्या करा कि जो डोर है वो खुल नहीं सकता अनलेस अनटिल वो एक लिवर प्रेस ना कर पाए। ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं उसको लिवर बोलते हैं। ठीक है, तो लेवर उसने प्रेस करा। तो पहले उसने क्या करा, कैट अगर आपको किसी नई जगह पे बिल्कुल बांध दिया जाए तो आप इधर उधर पहले एक्सप्लोर करेंगे, है ना। आप देखेंगे ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा, यहाँ पे खिड़की है या नहीं, मैं सांस ले सकता हूँ या नहीं, पहले आप वो चीज़ देखेंगे। तो कैट ने भी यही करा कि ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा, क्योंकि मुझे बाहर जो है फूड दिख रहा है। तो
कैट ने पहले ये देखा तो उसने पहले बहुत हाथ पैर मारे, बहुत पंजे मारे इधर उधर, लेकिन अचानक से उससे लिवर प्रेस हो गया और वो बाहर आ गई। फिर कैट को अंदर रखा गया, फिर उसने फिर इधर उधर करा। फिर बाद में एक टाइम ऐसा आया जब कैट को पता चल गया कि अब अगर मैं लिवर प्रेस करूँगी तो मैं बाहर जा सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग हुई है। ओके, तो जिस तरीके से हमने कैट के साथ करा तो उसी तरीके से ये सिचुएशन जो है डिस्क्राइब करी थॉर्नडाइक ने 1911 में। और उन्होंने ये करा कि बाहर जो है मतलब उसको रख दिया फिश को, और अंदर जो है कैट को रखा। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ लर्निंग में क्या हमें पता चला कि रैंडम मूवमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। और उन रैंडम मूवमेंट से ही बाई चांस जो है वो लिवर जो है प्रेस हो गया और बाई चांस ही वो लर्निंग हो गई है, क्योंकि बाहर उसको रिवॉर्ड मिल रहा था। किसको? कैट को रिवॉर्ड मिल रहा था। तो थॉर्नडाइक ने क्या करा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रिंसिपल दिया, एसआर थ्योरी भी इसे कहते हैं इन शॉर्ट। और उन्होंने अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग स्टिमुलस एंड सेकंड रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्स को बताया, ठीक है। और थर्ड रिक्वायरमेंट बताया प्रोफाउंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो पहले क्या बताया? स्टिमुलस बताया, सेकंड रिस्पॉन्स बताया, और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक रिश्ता बताया जो कि होना ज़रूरी है उन्होंने अपनी लर्निंग के लिए। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल भी इसे बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि एफर्ट्स लगाते हैं जो लर्नर होते हैं, लेकिन बाई मिस्टेक जो है वो लर्निंग हो जाती है। सो दैट्स वाई दिस थ्योरी इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड ट्राई एंड मिस्टेक थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो अब जो है इस थ्योरी में हम कुछ स्टेजेस को सम अप करेंगे, जैसे कि हमारी जो लर्निंग के प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। जैसे फर्स्ट आता है ड्राइव। ड्राइव क्या होता है कि प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट में जो हंगर है वो उसको लगी हुई थी कैट को, तो उसने क्या करा, इंटेंसिफाइड विद द साइट ऑफ फूड, और फूड के लिए वो लड़ी, ठीक है। गोल क्या था कि उसको फूड तक पहुंचना है, और जो कि बाहर रखा गया है बॉक्स के। अब ब्लॉक क्या है, द कैट वॉज कन्फाइंड इन द बॉक्स विद अ क्लोज डोर, और जो बॉक्स है मतलब वो बॉक्स के अंदर बंद थी जिसका दरवाजा बंद था। रैंडम मूवमेंट, द कैट परसिस्टेंटली ट्राई टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स, और जो बिल्ली थी वो बहुत हाथ पैर मार रही थी बाहर आने के लिए। चांस सक्सेस, अब चांस सक्सेस है कि स्ट्राइविंग एंड रैंडम मूव नेंट बाय द कैट बाय चांस सक्सीडेड इन द ओपनिंग द डोर। अब इसका मतलब ये है कि गलती से ही जो हुआ, चांस सक्सेस का मतलब है कि अचानक से हुआ और गलती से हुआ, ऐसा कुछ ये नहीं था, बाई चांस हो गया उनकी उससे जो लेवर प्रेस हो गया वो बाई चांस हो गया, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मोमेंट, अब क्या करा कि कैट जो थी करेक्ट मैनिपुलेशन से ऑफ लैच, इट सिलेक्टेड द प्रॉपर वे ऑफ मैनिपुलेटिंग द लैच आउट ऑफ द इट्स रैंडम मूवमेंट। अब उसने क्या करा कि प्रॉपर मूवमेंट से जो है लिवर प्रेस कर दिया और वो बाहर आ गई। फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब है एट लास्ट द कैट लर्न द प्रॉपर वे ऑफ ओपनिंग द डोर। इसका मतलब ये है कि अब उसका जो लर्निंग है वो फिक्स्ड हो गया कि उसने क्या करा कि लिवर, उससे पता चल गया कि इसको प्रेस करके मैं बाहर आ जाऊंगी। तो उसने क्या करा कि अपनी सारी जो एरर हैं वो एलिमिनेट कर दी बाय फिक्सिंग द राइट रिस्पॉन्स। ओके, और कोई भी फिर एरर नहीं करी उसने। फिर वो बार बार, जितनी बार उसको थॉर्नडाइक अंदर बंद करते वो बार बार बाहर आ जाती लिवर प्रेस करके। ओके, तो इसके इसमें आते हैं, थॉर्नडाइक ने 3 लॉज दिए हैं लर्निंग के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज़ से। और इसे आप सीखिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लॉ भी हैं। लॉ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ओके, तो लॉ ऑफ रेडीनेस किसे बोलते हैं? रेडी मतलब कि आप तैयार हैं लर्न करने के लिए। तो इंडिविजुअल जो है, कोई भी इंसान है, वो अपना बेस्ट तब दे सकते हैं जब वो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी हैं लर्न करने के लिए। और वो क्या कर सकते हैं, दे डू नॉट लर्न वेल इफ़ दे सी नो रीज़न फॉर लर्निंग, और वो नहीं लर्न कर सकते अगर उनके पास कोई रीज़न नहीं है लर्निंग का। तो फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं आप जो है फिजिकली आज बहुत टायर्ड हैं, बहुत फैटीग फील कर रहे हैं, मतलब बहुत थके हुए हैं, और आपको किसी ने बोल दिया कि आपको जो है ये चैप्टर अभी के अभी सारा लर्न करके सुनाना है। आप क्या सुना पाएंगे? आप ट्राई करेंगे, लेकिन आप उतना अपना बेस्ट नहीं दे सकते जितना आप तब देंगे जब आप फ्रेश मूड में हो, जब आपने 8 आवर्स की फुल्ली स्लीप ली हो। ओके, अब देखिए किसी के घर में कोई कैजुअलिटी होती है, चलिए ठीक है, कैजुअलिटी हो गई और आपका कल एग्ज़ाम है, तो क्या आप उस एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कर पाएंगे, बिकॉज आप मेंटली उस टाइम पे स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आप, आपका मूड किसी दिन बहुत ख़राब है, ठीक है, आप कुछ आपने ऐसा कुछ देख लिया जिससे आपका मूड बहुत ख़राब हो गया है, और आप अपने मतलब इमोशंस को बहुत, अपने आप को बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं बहुत इमोशंस लेके, तो आप फिर आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे नहीं। और फिर आता है कि जैसे आपका पर्पस नहीं है कुछ लर्न करने का,
देखिए, अगर आपको अभी अभी आप लर्न कैसे कर रहे हैं, अभी आपको ये एग्ज़ाम देना है, आपको टीचर बनना है फ्यूचर में जाके, तभी तो आप लर्न कर पा रहे हैं। इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी आपका वाई, रीज़न आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपकी लर्निंग जो है अच्छे से हो पाएगी। तो इसी में थॉर्नडाइक भी ये कहते हैं कि एक पर्पस होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए लर्निंग का भी। ओके, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है जो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर पढ़ें और अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई करें। तो थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, फंडामेंटल लॉ है ये टीचिंग एंड लर्निंग का। अब इस लॉ के बारे में क्या है कि लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड व्हेन इट इज अकम्पेनिड बाय द प्लीजेंट और satisfying feeling, and that learning is weakened when it is associated with an unpleasant feeling। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब यह है कि लर्निंग जो है तब स्ट्रेंथेंड हो जाती है, तब मजबूत हो जाती है जब आपको प्लीजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है। और वही एक लर्निंग अधिगम जो है कम हो जाता है जब वो है अनप्लीजेंट फीलिंग आती है उसके साथ। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आप आपने क्लास में, फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं आप कोई बच्चे हैं और आपने क्या करा, एक क्वेश्चन पुटअप करा मैम से, ठीक है, और मैम ने आपको क्या करा, आंसर भी दे दिया और आपको चॉकलेट भी दे दी। तो अगली बार से आप क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि आपको चॉकलेट मिले और आपको सेटिस्फाइंग की फीलिंग आए, प्लेजेंट फीलिंग आए, ठीक है। वहीं अगर आपने किसी टीचर से क्वेश्चन पूछा और उस टीचर ने आपको उसी टाइम डांट दिया, तो आपने क्या करा, अनप्लीजेंट फीलिंग को फील करा। तो वो क्या हो गया, आपके जो लर्निंग थी उसको वीकेंड कर दिया। अब हमें हमेशा यही काम तो करते हैं, जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है हम वो ज़्यादा करते हैं, और जिस चीज़ से हमें खुशी नहीं मिलती है हम वो नहीं करते हैं, चाहे फिर वो हमारे लिए कितनी भी ज़रूरी हो, क्योंकि वो हमें सेटिस्फाइंग फीलिंग नहीं देता है। अगर आपका कोई फेवरेट फूड है, आप वो खा के खुश होते हैं, अगर आपको वो मिल रहा है तो आप वो काम ज़रूर करेंगे, है ना। तो इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ही यही है। दिस लॉ इन्वॉल्व्स द इमोशनल रिएक्शन ऑफ द लर्निंग, ठीक है। अब ये लर्नर का इमोशनल रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है। अब है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस पे डिपेंड है ये रोल। तो इसमें क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ रोल, ठीक है। लर्निंग में कैसे हो जाता है कि लर्निंग बिकम्स एफिशिएंट थ्रू प्रैक्टिस और एक्सरसाइज। मतलब कि जो आपकी लर्निंग है वो एफिशिएंट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के, ठीक है। अब ये जो लॉ है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट है, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। अब क्या होगा इसमें, लॉ ऑफ यूज़ का मतलब है कि स्ट्रेंथन हो जाएगी अगर आप रिपीटेड ट्रायल और प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने मान लेते हैं कोई आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, जैसे इंटीग्रेशन का या फिर डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन है। तो अगर आप उस पर रिपीटेड ट्रायल एंड प्रैक्टिस करेंगे वो तभी आपको आ पाएगा। अनलेस अनटिल आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये डिफरेंशिएशन में हो क्या रहा है, इंटीग्रेशन में हो क्या रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ डिसयूज़ में कि लर्निंग वीकेंड हो जाती है, ट्रायल और प्रैक्टिस आर डिसकंटिन्यू, ठीक है। लर्निंग जो है कम हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस और डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अब आप देख लीजिए अपनी प्रिपरेशन में भी देख लीजिए कि कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है, इसका मतलब यही है। तो अगर आप बार बार उस चीज़ को करेंगे तो आपकी लर्निंग उतनी अच्छी हो जाएगी, और अगर आप छोड़ देंगे तो उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं ना कि रिविजन इज़ द की। तो इसका मतलब यही है कि आपको वो चीज़ें स्ट्रेंथन करनी है, अपने कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेंथन करने हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज यही है कि प्रैक्टिस करनी है आपको। अब एजुकेशन इम्प्लीफिकेशन क्या है इसके, हम क्यों पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मेन टास्क क्या है कि टीचर्स को क्या देखना है कि जो बच्चे हैं वो किस सिचुएशन में क्या याद कर पा रहे हैं और क्या फॉरगेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और उनको फिर ट्राई करना है कि आप स्ट्रेंथन कर पाएँ उनके बॉन्ड्स को, कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, एसआर कनेक्शन बिठा पाएँ चीज़ों को, और फिर उनको रिपीटेड ट्रायल, ड्रिल और रिवॉर्ड से आप उनको याद करवा पाएँ ताकि उनकी जो फॉरगेटिंग हो वो वीकेन हो जाए, ठीक है। द चाइल्ड मस्ट बी मेड रेडी टू लर्न, और बच्चे को आपको लर्न करने के लिए रेडी करना है। उसका इंटरेस्ट, उसके एटीट्यूड, उसके मेंटल प्रिपरेशन आपको ज़रूर देखना है ताकि जो है आपकी टीचिंग जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथ हो पाए। और it also emphasizes the sparse experience and learning give an adequate base of the new learning. Therefore, the teacher should try to make use of previous knowledge and experience of the students. अब इसका मतलब यह है कि जो कोई टीचर है उसको बच्चे के पास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग से ज़रूर वो करना चाहिए,
बेस बनाना चाहिए नई लर्निंग का। देखिए अगर आप डायरेक्ट सेंटेंस पे कूद जाएंगे और बच्चे को ABCD नहीं पता, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे को सेंटेंस समझ में आएंगे? नहीं, उसको कभी नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो प्रायर नॉलेज है उसको बेस बना के नई नॉलेज को उसको ट्राई करना है कि बच्चे को समझ में आए, और इंकरेज करना है बच्चे को, सिमिलैरिटीज़ दिखानी है, डिससिमिलैरिटीज़ दिखानी है। अब देखिए आपने बच्चे को काऊ का कॉन्सेप्ट बताया और कैट का कॉन्सेप्ट बताया, तो बच्चा किस में सिमिलैरिटीज़ ढूंढेगा कि 4 पैर होते हैं, ठीक है, और पैरों पे चलती है, ठीक है, इस तरीके से सिमिलैरिटीज़ ढूंढेंगे। और डिससिमिलैरिटीज़ भी आप बताएंगे, जैसे ठीक है कि गाय दूध देती है, गाय घास खाती है, इस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है। तो और डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के कंपैरिजन करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, और उनको लर्निंग में अप्लाई करने की कोशिश करें, ताकि जो बच्चे की लर्निंग है वो स्मूथ हो पाए। द चाइल्ड शुड बी इनकरेज टू डू हिज वर्क इंडिपेंडेंटली, और आपको बच्चे को इंडिपेंडेंटली इनकरेज करना है ताकि वो अपना काम जो है इंडिपेंडेंटली कर पाए। और उसको क्या करना है, द वेरियस सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर अराइविंग एट अ करेक्ट वन, और वेरियस सॉल्यूशन देना है जब तक वो करेक्ट सॉल्यूशन पे ना आ जाए, ठीक है। और उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जो एनर्जी है वो और टाइम है वो वेस्ट कर पाए फालतू की चीज़ों में। और उसको ये भी अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मिस्टेक्स है वो बार बार उसी चीज़ के लिए रिपीट कर पाए। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें अप्लाई हो जाती हैं। So thank you so much guys. I hope you all like my video. Thank you so much.